हेलो एवरीवन, आई एम मनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर IQ। चलेंगे आज आपकी जो सीरीज चलाई हुई है रिसेंट केस लॉज की, उसको आगे डिस्कस करेंगे और दोनों ही लैंग्वेज में है क्योंकि आप दोनों लैंग्वेज के लिए बोलते हैं, तो जल्दी से करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे हुए। बात करेंगे आज आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, कौन सा? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जजमेंट। ये आपका एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो एक तरीके से कोई नई गाइडलाइंस ऐसी देते हैं जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और एक बहुत हाईलाइटेड केस हो जाता है, तो वो आप लोगों को हर हाल में पता होना चाहिए। पीटी मेंस इंटरव्यू हर जगह आप लोगों के ये काम आने वाला है और इसी चीज़ को, इसी पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है सब कुछ लेकर के सब चीज़ों के बारे में, पूरी हिस्ट्री, पूरा जजमेंट के बारे में एक वीडियो बना चुकी है हम अपने इस चैनल पर। वैभव सर ने बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, पूरा उसमें अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जजमेंट के बारे में मैं बस हल्के, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पर आपको मेन जजमेंट्स के बारे में बताना, रिसेंट्स। आप इसके डिटेल्स में वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें समझाया हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जजमेंट, चुनावी बॉन्ड योजना निर्णय। बात करेंगे यहाँ पर रिसेंटली हमारे जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, हमारे ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DYV चंद्रचूड़ जी एंड जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस बी पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा, इन सभी जजेस ने मिलकर के, मनोज मिश्रा जी ये सब हो गए यहाँ पर डिक्लेयर्ड। क्या किया है? डिक्लेयर्ड कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक ट्रेडमार्क, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाली न्यूज़ है और जजमेंट भी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस में ये भी आ सकता है कि कितने जजेस की बेंच थी, ओके, और क्या आपका कौन कौन से जजेस इसमें थे। अगर आए भी नहीं एग्जाम में तो आप लोगों को पता होने चाहिए, अगर आप इसको लिखे तो आपके इनके नाम वगैरह सब आपको पता होने चाहिए। ओके, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं कि किन किन की बेंच ने दिया है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो हमारे चीफ जस्टिस हैं DYV चंद्रचूड़ जी, संजीव खन्ना जी, BR गवई जी एंड जस्टिस जो JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा जी, ये हमारे जजेस हैं जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, चलेंगे इसमें बात आती है कि आखिरकार केस कौन सा था जिसमें ये हेल्ड हुआ था। तो हमारा केस हो जाएगा, कौन सा केस हो जाएगा आपका? इंपॉर्टेंट केस है, सभी को पता भी होगा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का ये केस है। यहाँ पर इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। ओके, तो आप इसको डिटेल में जानने के लिए वीडियोस देख सकते हैं और आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है फिलहाल। अभी बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के, एक नया केस आया है। कौन सा केस है आपका? रिट जुरिडिक्शन को लेकर के। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रिट का जुरिडिक्शन कौन कौन से आर्टिकल्स में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, और बस इतना ही बता देना कि कौन कौन से आर्टिकल्स में है। रिट जुरिडिक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में बात करेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑर्डर कौन सा है हमारा CPC का? ऑर्डर 21। क्या है आपका? ऑर्डर 21, जिसमें हमारे जो सबसे बड़ा ऑर्डर है और उसमें हमारे रूल्स कितने हैं? 106 रूल्स कितने हैं? 106 आपका ऑर्डर 26 में 106 रूल है, आप लोगों को पता होगा, सबसे बड़ा ऑर्डर है CPC का। तो इस बार इस सारी चीजों को लेकर के ये एक केस आया है, रिट जुरिडिक्शन आपको मैं बता ही देती हूँ। 226 में पढ़ेंगे और आपका हम 32 में पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, 226 में पढ़ते हैं हम हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट के पास पावर होती है, बताऊंगी मैं यहाँ पर क्या है, यहीं पे बता देती हूँ। 32 में क्या है हमारा? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या? फंडामेंटल राइट्स के लिए है यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के पास हमारा दोनों के लिए होता है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड आपका लीगल राइट्स फॉर बोथ। कैसे हुआ अभी आपको मैं डिटेल में भी बताऊंगी, वो आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर दोनों के लिए हो जाता है। 139 भी हम इसी से रिलेट करके पढ़ते हैं। 139 आर्टिकल्स वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर देता है कि आप अदर देन 32 के भी वहां पर रिट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वहां पर अदर राइट्स भी आ जाते हैं, अदर देन फंडामेंटल राइट्स भी 139 में। बात करेंगे यहाँ पर केस क्या है आपका? तो केस का नाम है टेरेसा मैरी जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। टेरेसा मैरी है आपका, टेरेसा मैरी जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। इसमें क्या बात हेल्ड हुई है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को लेकर के, रिट जुरिडिक्शन के बारे में, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। इस मैटर में बोला गया है क्या
कि रिट जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 226, स्पेसिफिक यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, 226 वाले के। ओके, 226 के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 है, कैन नॉट बी इन्वोक फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, कि 226 में आप एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए नहीं जा सकते हैं, वो इन्वोक नहीं हो सकता है, ये वाली बात होती है। कि रिट क्षेत्राधिकार और डिग्री का निष्पादन हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने टेरेसा मैरी जॉर्ज है ये, ठीक है, टेरेसा मैरी जॉर्ज टेरेसा मैरी जॉर्ज का ये केस है, यहाँ पे मैरी होगा मैरी जॉर्ज ऑफ स्टेट ऑफ केरल, ठीक है, स्टेट ऑफ केरल है यहाँ पर, के मामले में माना है कि भारत के संविधान के रिट क्षेत्राधिकार जो हमारा 226 के अंडर आर्टिकल 226 के तहत 1950 को डिक्री के निष्पादन के लिए लागू नहीं किया जा सकता। और डिक्री का निष्पादन आपको मैंने कहाँ पे बताया है, कौन से उसमें ऑर्डर में, 21 में बड़ा ऑर्डर है हमारी सीपीसी का, जिसमें 106 रूल बता रखे हैं, एग्जीक्यूशन बता रखा है डिक्री का कि किस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा। 226 अब हम बात करेंगे आर्टिकल 226 के बारे में बताएंगे। मैंने बता दिया, केस का नाम बता दिया आपको, केस का नाम क्या है आपका, टेरेसा मैरी जॉर्ज बनाम स्टेट ऑफ केरला का केस है, जिसमें बोल दिया गया कि आप 226 में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए नहीं आ सकते। बात यहाँ तक आ गई है। अब हम थोड़ा सा 226 के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। आर्टिकल 226 जो है हमारा अंडर पार्ट 5, ये 5 में आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, विच पुट्स पावर, जो पावर पुट्स करता है किसको, हाई कोर्ट के हाथों में, क्या करने के लिए भाई, रिट जारी करने के लिए पावर देता है हाई कोर्ट को 226। जो 226 है हमारा, वो इश्यू किया जा सकता है किसी भी अगेंस्ट एनी पर्सन, किसके, एनी पर्सन और अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, इंक्लूडिंग हमारी सरकार के अगेंस्ट भी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी वहां पर जारी किया जा सकता है। बात समझ में आई। 226 में हम ये सारी बातें पढ़ते ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बात और बताती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा सॉरी, दिस इज मेयरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैसा राइट है ये आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट, एंड कैन नॉट बी सस्पेंड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये मैंने आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं। देखो 200, अगर हम बात करते हैं 32 में आप क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी के दौरान वो सस्पेंड हो सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि ऑल फंडामेंटल राइट भी जो है वो सस्पेंड हो सकते हैं। ओके, हो सकते हैं छोड़ करके 20 और 21 को, ये पढ़ते हैं तो यानी 32 में तो आप नहीं जाएंगे। लेकिन 226 में क्या है, यहाँ पर पावर दी गई है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। 32 हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड कैन नॉट बी सस्पेंड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ये सस्पेंड नहीं हो सकता। 226 जो है इमरजेंसी में, 226 एक मैंडेटरी नेचर्स है उसका, इन केस ऑफ, देखो अभी मैंने आपको दो बात बताई, क्या बात बताई, कि जो 226 है वो दो तरीके के लिए अप्लाई होता है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अदर राइट्स के लिए भी होता है। तो जब हम बात करते हैं कि जब उसके नेचर कैसा होगा, तो जब दो अधिकार दिए हैं ना, तो दो तरीके का उसका नेचर है। अगर रिट जारी करनी है किसके लिए, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, देन उसका जब नेचर होता है 226 का मैंडेटरी। लेकिन अगर बात करते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अदर राइट्स, तो तब उसका नेचर कैसा हो जाएगा डिस्क्रिशनरी। कैसा हो जाएगा बच्चे, डिस्क्रिशनरी हो जाएगा। व्हेन इट इज इशू फॉर एनी अदर पर्पज, जब वो एनी अदर पर्पज के लिए इशू की जाती है, तो तब वो कैसा हो जाता है, डिस्क्रिशनरी हो जाता है। इट एनफोर्स नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो अदर लीगल राइट्स, जो मैं आपको बात बता चुकी हूं। एंड आपको हम बात करेंगे, ये यहां पर होगा रिट्स। ओके, रिट्स आर अवेलेबल अंडर दिस आर्टिकल्स। हम 32 में भी उन सब में पढ़ते ही हैं रिट्स कौन कौन सी है, तो थोड़ा सा हल्का सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं एंड देन आगे बढ़ेंगे। यही वो सारी बातें जो मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ाई है, सेम वही बातें यहाँ पर हैं कि क्या, कि 226 संविधान के भाग 5 के तहत निहित है जो रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के हाथ में देता है। बिल्कुल ठीक है, वही बात पढ़ी है, बस थोड़ा हिंदी में, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। क्या करता है, उच्च न्यायालय के हाथ में देता है, सरकार सहित, मतलब एक तरीके से एक व्यक्ति के लिए भी
और प्राधिकारी के विरुद्ध भी ये जारी किया जा सकता है। ये एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक और अधिकार और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार में आप जानते ही होंगे एक तरीके से, यानी कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो होंगे जो हमारे पार्ट 3 में दिए गए हैं सिर्फ, और उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन और अधिकार देता है वो हमारे संवैधानिक या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। और आपातकाल के दौरान भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। 226 मौलिक अधिकार और विवेकाधीन। आप मुझे ये बताएंगे किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, छोड़ करके आर्टिकल 20 और 21 को। एक तो ये आर्टिकल बताएंगे और एक ये बताएंगे कि आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ओके, किस ग्राउंड पर होता है और किस आर्टिकल में होता है, आप लोगों को ये आंसर मुझे करना होगा जरूर। ओके, अगर नहीं भी कर रहे हो तो एक बार चेक जरूर कर लेना कि आपका है क्या यहाँ पर, जिससे कि आपका वो रिवाइज हो जाए और आगे याद रहे, क्योंकि एग्जाम में वो बनता है क्वेश्चन। जब इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है, यह न केवल मौलिक अधिकारों को बल्कि अन्य कानूनी अधिकारों को भी लागू करता है। और रिट्स कौन कौन सी है इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं कभी आगे, सारा रिट्स बढ़ाऊंगी कि क्या नेचर होता है, किसके अगेंस्ट जारी होती है और कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, कभी पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी कि चीजें करके रिट्स के बारे में कि ओके कौन प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट हो सकती है, कौन सरकार के, किस रिट में क्या बात बताई गई है। आज मैं सिर्फ आपको बात करती हूँ, सिर्फ इट्स के नाम बताती हूँ, हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, सरसराई एंड प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में जरूर पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ओके, ये 5 तरह की हमारी रिट होती है जो हमारे 32 में और फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट किया जाता है, एंड 226 में फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट और अदर राइट्स भी किया जाता है। 226 में हम यहाँ पे ये बात पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आगे पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी। आपको भी मैंने बताया ना क्या कौन सा ऑर्डर था आपका एग्जीक्यूशन के लिए, तो 21 था। ये वाली वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है जो डील करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से। एंड एक तरीके से इसमें जो रूल्स हैं वो कितने हैं, 106 रूल्स हैं, ये हमने बात कर लिए हैं। ओके, नियम कितने, 106 हैं। एक नया हेडिंग नया केस आता है आपका, एक बात आती है ये क्या कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, बेनिफिट्स अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की बात करेंगे कि क्या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का मैं पूरा एक्ट आपका भी पढ़ा चुकी हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं बहुत शॉर्ट तरीके से कम टाइम में, और पूरा लेक्चर मैंने आपका कवर करा दिया, आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम में भी आ रहा है राजस्थान में। बात करेंगे बेनिफिट अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर। रिसेंटली कर्नाटक हाई कोर्ट ने, मैटर्स किसका था, स्टेट ऑफ कर्नाटका का था क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट है, एंड वर्सेस प्रताप के केस में क्या हेल्ड हुआ था कि पर्सन कन्विक्टेड, ये कन्विक्टेड है यहाँ पर, क्या पर्सन कन्विक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन। पोक्सो के अंदर अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन है, सिंपल सी बात कहती है कि जो पोक्सो के अंदर पर्सन कन्विक्टेड है वो बेनिफिट नहीं ले सकता, किस एक्ट का बेनिफिट नहीं ले सकता, फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का। प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट नहीं ले सकता है अगर कोई ऑफेंस, कोई पर्सन कन्विक्टेड है पोक्सो के अंदर, ठीक है, अंदर। बात समझ में आई यहाँ तक कि वो बेनिफिट नहीं ले सकता, इस केस में बात हुई है यहाँ पर। ओके, द बेंच ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस श्रीनिवासन जी है यहाँ पर। कौन कौन जस्टिस थे यहाँ पर बात करेंगे, एक आपका क्या जस्टिस श्रीनिवासन, हरीश कुमार, जस्टिस श्रीनिवासन हरीश कुमार हो गए हमारे, एंड विजय कुमार ए पाटिल हमारे जस्टिस हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि पोक्सो जो है ना वो एक स्पेशल इनेक्टमेंट है यहाँ पर, और इसके नेचर्स और प्रकृति सबको चीज़ को देखते हुए, क्योंकि एक तरीके से पोक्सो में मतलब ऐसा ऑफेंस आ रहा है तो उसको वहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे आज का एक तरीके से जो मेन केस लॉज थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आप इसको एक बार पढ़ लेना, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में भी बता सकती हूँ कि हाँ ये चीज़ मैंने इसलिए बोली थी या ऐसे बोली थी। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन या कोई भी सजेशन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसी तरीके से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज का कंसेप्ट हम यहीं पर खत्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।